हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज की टॉपिक है आपकी टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे आरएनए के टाइप्स के बारे में और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बारे में इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन बैक्टीरिया की बात की जा रही है, प्रोकैरियोट्स की। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए। बैक्टीरिया में मुख्य रूप से 3 जो हैं आरएनए अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। mRNA जिन्हें मैसेंजर आरएनए कहते हैं, tRNA जिन्हें ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं, एंड rRNA जिन्हें राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया में 3 ठीक है मेजर टाइप ऑफ आरएनए पाए जाते हैं, जिनका नेम है आपका mRNA, tRNA एंड rRNA। फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, tRNA मीन्स ट्रांसफ़र आरएनए और rRNA मीन्स राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, देयर 3 RNAs आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन ए सेल। ठीक है, तो ये जो 3 RNA हैं यह ज़रूरी हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए सेल में। ठीक है, तो ऑल 3 RNAs आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन ए सेल। ये तीनों RNA जो हैं प्रोटीन निर्माण के लिए ज़रूरी हैं। तीनों RNA जो हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। देखें ध्यान से, तो हाँ, ऑल 3 RNAs आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन ए सेल। तीनों RNA जो हैं सेल के अंदर प्रोटीन निर्माण में ज़रूरी होते हैं। द mRNA प्रोवाइड द टेम्पलेट, tRNA ब्रिंग अमीनो एसिड एंड रीड्स द जेनेटिक कोड, एंड rRNA प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो अब देखें क्या क्या वर्क है इन RNA का। तो पहला जो है mRNA की बात की जाए तो द mRNA प्रोवाइड द टेम्पलेट। mRNA जो है वह एक टेम्पलेट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, mRNA का फॉर्मेशन के बारे में आपने पढ़ा है कि DNA के अंदर से जो भी सूचनाएं होती हैं, जो भी कोड्स होते हैं, वे mRNA के रूप में बाहर आते हैं। ठीक है, तो द mRNA प्रोवाइड द टेम्पलेट। mRNA जो है टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा। tRNA ब्रिंग अमीनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड। tRNA जो है जेनेटिक कोड को रीड करेगा, जेनेटिक कोड को पढ़ेगा और अमीनो एसिड्स को इकट्ठा करेगा, अमीनो एसिड्स को लेकर आएगा। तो tRNA का काम है जेनेटिक कोड को पढ़ना और अमीनो एसिड्स को लाना। एंड rRNA प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। और rRNA का काम है कि ट्रांसलेशन के दौरान, ठीक है, स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल निभाता है। rRNA जो है स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल जो है ट्रांसलेशन के समय निभाता है। तो अलग अलग काम हो गया आपके तीनों RNA का। ठीक है, mRNA का वर्क आपने देखा, यह जो है टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। tRNA जो है अमीनो एसिड्स को लाता है और जेनेटिक कोड को पढ़ता है। rRNA जो है स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल ट्रांसलेशन के समय निभाता है। ठीक है, आगे देखें। देयर इज ए सिंगल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज दैट कैटेलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ RNA इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दें। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ही तरह का यहाँ पे एंजाइम है जो कैटेलाइज का काम कर रहा है। देयर इज सिंगल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ठीक है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। तो यहाँ पे जो एंजाइम है वह है आपका DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। इससे पहले आप जब यहाँ पे आप रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे, वहाँ पे आपने देखा कि जो एंजाइम यूज होता था रेप्लिकेशन में वह था आपका DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज।
डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटेलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन को कैटेलाइज करने का काम करता है, तेज करने का काम करता है। ठीक है, आप ऑल टाइप ऑफ आरएनए, सभी तरह के आरएनए को, किसमें? बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में सभी तरह के आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन के समय तेज करने का काम, कैटेलाइज करने का काम आरएनए पॉलीमरेज का होता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज जो है वह प्रमोटर से बाइंड हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड होके एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड होके ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। तो देखें सबसे पहला इनिशिएशन के बारे में, तो यह है आपका इनिशिएशन, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपने देखा कि सबसे पहले जो है जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वह किससे बाइंड होगा? प्रमोटर से। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर से बाइंड होके, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। यहाँ पर एक सिग्मा फैक्टर भी है, सिग्मा फैक्टर, ठीक है, जो स्टार्टिंग के समय पार्टिसिपेट करेगा। सिग्मा फैक्टर जो कि स्टार्टिंग के समय पार्टिसिपेट करेगा, और प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज, सिग्मा फैक्टर, ये तीनों जो हैं अपना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज और स्टार्टर जो है आपका सिग्मा फैक्टर है, और यह जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करेगा एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर देगा, प्रारंभ कर देगा, इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। इट यूजेज न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट के रूप में न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट यूज हो रहा है। यहाँ पे इट यूजेज न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट जो है सबस्ट्रेट के रूप में यूज हो रहा है। एंड पॉलीमराइजेज इन ए टेम्पलेट डिपेंडेड फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो साथ साथ आप देख रहे हैं कि पॉलीमरेजेज का भी यूज हो रहा है इन ए टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन। ठीक है, जो टेम्पलेट है उस पर डिपेंडेंट फैशन के लिए यूज हो रहा है, और फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, जो कॉम्प्लीमेंट्री के रूल्स हैं उनको भी फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री के रूल को फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो एंजाइम यूज हो रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर एनर्जी के लिए जो यूज हुआ है वह है आपका न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट जो है सबस्ट्रेट के रूप में यूज हो रहे हैं, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जो रूल है उसका भी पालन हो रहा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट एज एनर्जी सोर्स के रूप में, सबस्ट्रेट के रूप में यूज करते हुए टेम्पलेट में पॉलीमराइजेशन की घटना हो रही है, बहुलीकरण की घटना हो जाती है। तो ध्यान से देखें, तो सबसे पहले हम फिगर को समझते हैं। फिगर है आपका द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होता है, तो ध्यान दें। सबसे पहले आपने देखा यह पहले आपका एक डीएनए हेलिक्स है, डीएनए हेलिक्स आप देख रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड है, एक आपका पोलैरिटी 3 to 5 है और एक का 5 to 3 है। ठीक, इसमें आ रहा है आपका प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ रहा है, साथ में सिग्मा फैक्टर है, और इनिशिएशन प्रारंभ हो जा रहा है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इलॉन्गेशन। ठीक है, इलॉन्गेशन में आप देख रहे हैं कि जैसा कोड मिल रहा है उसके अनुसार जो है एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए का
बनना जो है स्टार्ट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। mRNA के धागे आप देख रहे हैं बन रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में आप देख रहे हैं टर्मिनेशन स्टेप आएगा। इलांगेशन मतलब mRNA प्रोसेस बनता जा रहा है, कोडिंग होती जा रही है, और लास्ट में टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में आप देख रहे हैं कि जब RNA पॉलीमरेज पर एक रो फैक्टर, ठीक है, एक रो फैक्टर जुड़ रहा है जिससे टर्मिनेशन हो जा रहा है, ठीक है। RNA पॉलीमरेज रो फैक्टर, RNA पॉलीमरेज के साथ एक फैक्टर जुड़ रहा है जो है आपका रो फैक्टर, ठीक है। कौन सा है? रो फैक्टर। स्टार्टिंग में आपने देखा था कि सिग्मा फैक्टर जुड़ा था जो स्टार्टर का काम किया था, और यहाँ पर एक रो फैक्टर है जो ऐड हो रहा है जो आपका टर्मिनेशन कर रहा है, और यह आपका mRNA जो है बन के निकला है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इसको। तो इसमें आपने देखा कि इट इज़ यूजेज ट्राईफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। स्टार्टिंग में आप ट्राईफॉस्फेट का यूज़ किया जा रहा है किस रूप में? सबस्ट्रेट के रूप में। ट्राईफॉस्फेट को एक सबस्ट्रेट के रूप में यूज किया जा रहा है, और इसके साथ साथ पॉलीमराइजेशन में टेम्पलेट डिपेंडेंट, ठीक है, जो टेम्पलेट पे डिपेंडेंट फैशंस हैं उनमें कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो किया जा रहा है। टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। कॉम्प्लीमेंटरी जो रूल्स हैं उनको भी यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। इट सम हाउ आल्सो फैसिलेट्स ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यू इलांगेशन, ठीक है। इट सम हाउ आल्सो फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यू इलांगेशन, ठीक है। प्रश्न यह है कि तो देखें स्टूडेंट्स, इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यू इलांगेशन, ठीक है। तो यह जो है हेलिक्स के खुलने में और इलांगेशन के कंटिन्यू में भाग लेता रहता है। इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट्स, इसके अलावा यह जो है हेलिक्स के खुलने में सुविधा प्रोवाइड करता है, और इलांगेशन जो है, ठीक है, आगे जो है mRNA का निर्माण होता रहता है। ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ RNA रिमेन बाउंड टू द एंजाइम, ठीक है। एक एंजाइम से शॉर्ट स्ट्रेच, ठीक है, जुड़ते हैं। एंजाइम से जो है केवल जो है छोटी लंबाई वाला RNA एंजाइम से जुड़ता है। ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ RNA रिमेन बाउंड टू द एंजाइम। एंजाइम से जो है एक छोटा सा RNA का स्टेट जो है जुड़ने का काम करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो हेलिक्स है, ठीक है, यह जो है आगे जो है खुलने और उसका इलांगेशन में सहायता करता है, ठीक है। जो आपका एंजाइम्स है, जो आप एंजाइम पढ़ रहे हैं, यह न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट जो सबस्ट्रेट के रूप में काम कर रहा है, RNA पॉलीमरेज है, प्रमोटर है, सिग्मा फैक्टर हैं। तो इनिशिएशन में प्रारंभ में सिग्मा फैक्टर यूज होगा, उसके बाद आप देख रहे हैं एनर्जी के लिए न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट सबस्ट्रेट के रूप में यूज होगा। पॉलीमराइजेज टेम्पलेट डिपेंडेंट फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, जो रूल है कॉम्प्लीमेंट्री को उसको भी फॉलो करते हुए पॉलीमराइजेज की घटना होगी। इट सम हाउ आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग द हेलिक्स एंड कंटिन्यू इलांगेशन, और यह जो है हेलिक्स को भी खुलता रहेगा, हेलिक्स जो है ओपन होता रहेगा, और इलांगेशन की प्रोसेस जारी रहेगी, कॉपी होती रहेगी। ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ RNA रिमेन बाउंड टू द एंजाइम। RNA का एक छोटा टुकड़ा जो है एंजाइम से जुड़ता है, केवल छोटा लंबाई वाला RNA एंजाइम से जुड़ता है। वंस द पॉलीमरेज, ठीक है, वंस द पॉलीमरेजेज रीचेज द टर्मिनेशन रीजन, जब यह पॉलीमरेजेज जो एंजाइम्स हैं वह टर्मिनेशन रीजन के पास पहुंचता है, ठीक है, द नेसेंट RNA फॉल्स ऑफ,
तो जो बना हुआ आरएनए है वह अलग हो जाता है, नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ। वंस द पॉलीमरेजेज रीचेज द टर्मिनेटर रीजन, द नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ, सो आल्सो द आरएनए पॉलीमरेजेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेजेज जो हैं यह भी जो हैं अलग हो जाएंगे। दिस रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसके वजह से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वह रुक जाएगा। तो आपने देखा कि ओनली ये 60 स्ट्रेच ऑफ आरएनए का केवल एक छोटा सा टुकड़ा जो है वह एंजाइम से बाउंड होता है। ओनली ये 60 स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड टू द एंजाइम। एंजाइम से एक आरएनए का छोटा टुकड़ा जो है जुड़ता है। वंस द पॉलीमरेजेज रीचेज द टर्मिनेटर रीजन, जैसे ही पॉलीमरेजेज जो है टर्मिनेटर रीजन के पास पहुंचता है, द नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ, जो बना हुआ आरएनए है वह अलग हो जाता है। सो आल्सो द आरएनए पॉलीमरेज, और इसके साथ साथ आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसके परिणाम स्वरूप जो है ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन जो है रुक जाएगा। ठीक, तो इसमें आपने देखा कि जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन रीजन पे पहुंचेगा तो जो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए है वह आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है समाप्त हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखें एक प्रश्न पूछा जा रहा है, एन इंट्रिग्विंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है कि इज दैट हाउ इज द आरएनए पॉलीमरेजेज एबल टू कैटलाइज ऑल थ्री स्टेप्स, कैसे जो है आरएनए पॉलीमरेज इन तीनों स्टेप को, ठीक है, जो कि 3 स्टेप हैं, इनको कैसे पॉलीमराइज करता है, कैसे इनको इनिशिएशन स्टेप, इलांगेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप, इन तीनों को आरएनए पॉलीमरेज जो है कैसे आगे बढ़ाता है। एन इंट्रिग्विंग क्वेश्चन, एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न यह है कि कैसे आरएनए पॉलीमरेजेज एबल टू कैटलाइज ऑल द 3 स्टेप, ठीक है, यह तीनों स्टेप को कैटलाइज करना, तीनों स्टेप को कैसे आरएनए पॉलीमरेज में कैटलाइज करने की क्षमता उत्पन्न होती है। विच आर इनिशिएशन, ठीक है, इनमें से कौन इनिशिएशन करता है, कौन जो है इसमें से इनिशिएशन करने में सक्षम है, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है, कौन आगे बढ़ाता है और कौन समाप्त करता है। विच आर इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। तो आपने देखा फिगर में कि जो इनिशिएशन है वहाँ पर एक फैक्टर है जो कि है आपका सिग्मा फैक्टर, कि जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ आके जुड़ रहा है, सिग्मा फैक्टर जो कि इनिशिएशन स्टार्ट कर रहा है। ठीक, और आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनता जा रहा है और उसके बाद जो है सिग्मा फैक्टर अलग हो रहा है, आरएनए बन रहा है, और लास्ट में आप देख रहे हैं कि एक रो फैक्टर आके जुड़ जा रहा है जिसकी वजह से टर्मिनेशन हो जा रहा है, रो फैक्टर की वजह से टर्मिनेशन हो जा रहा है। देखें अब इनके बारे में, द आरएनए पॉलीमरेजेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलांगेशन, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेजेज जो एंजाइम है केवल वही सक्षम है प्रोसेस ऑफ इलांगेशन को कैटलाइज करने के लिए। द आरएनए पॉलीमरेजेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलांगेशन, ठीक है। इलांगेशन प्रोसेस को कैटलाइज करने के लिए केवल आरएनए पॉलीमरेज में ही क्षमता है। इट एसोसिएट ट्रांसेंटली विथ इनिशिएटर फैक्टर सिग्मा एंड टर्मिनेशन फैक्टर रो टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। तो आप देख रहे हैं कि यह जो है ट्रांसेंटली इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा से और टर्मिनेशन फैक्टर रो से इनिशिएट के समय और टर्मिनेट के समय जुड़ता है।
ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यह जो है ट्रांसेंटली माने अस्थायी रूप से, ठीक है, इट एसोसिएट ट्रांसेंटली, ठीक है, ट्रांसलेंटली अस्थायी रूप से विथ इनिशिएटर फैक्टर, ठीक है, एक इनिशिएटर फैक्टर सिग्मा के साथ, ठीक है, एंड टर्मिनेशन फैक्टर रो, और टर्मिनेशन फैक्टर रो के साथ जुड़ जाता है टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उससे अस्थायी रूप से एक इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा जुड़ता है, और समाप्त करने के लिए, ठीक है, एक टर्मिनेशन फैक्टर रो जुड़ता है रेस्पेक्टिवली, ठीक। एसोसिएशन विद दीज फैक्टर आफ्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेजेस टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो दो फैक्टर हैं, इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर, यह आरएनए पॉलीमरेज के ट्रांसक्रिप्शन के शुरुआत में साथ जुड़ने से, ठीक है, उसके स्पेसिफिटी में परिवर्तन के साथ होता है, जिससे या तो इनिशिएशन होता है या तो टर्मिनेशन होता है, ठीक है। देखें ध्यान से, एसोसिएशन विद दीज फैक्टर, इन फैक्टर के जुड़ने की वजह से अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज की जो विशेषता है उसमें जो है परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होगा? आइदर इनिशिएट, या तो स्टार्ट होगा, या तो टर्मिनेट, या तो समाप्त होगा, ठीक है। तो अगर आपका सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा तो वहाँ से स्टार्टिंग प्रारंभ होगी और रो फैक्टर के जुड़ने से समापन हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, इन बैक्टीरिया सिंस the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation takes place in same compartment, there is no separation of cytosol in bacterial, ठीक है। Many times the translation can be begin much before the mRNA is fully transcribed। समझे ध्यान से, बैक्टीरिया में जो mRNA तैयार होता है उसमें किसी भी तरह के प्रोसेसिंग की, ठीक है, एक्टिव करने के लिए किसी भी तरह के प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इन बैक्टीरिया सिंस द mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, जो mRNA तैयार हुआ है बैक्टीरिया में, उसमें किसी भी प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है। टू बिकम एक्टिव, ठीक है, एक्टिव होने के लिए, एंड आल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट, ठीक है। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है, एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में जो है साइटोसॉल और न्यूक्लियस के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता है, ठीक है। देयर इज़ नो सेपरेशन ऑफ साइटोसॉल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया, ठीक है। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के जो प्रोसेस हैं वह सेम कंपार्टमेंट में बैक्टीरिया में होते हैं। मैनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बी बिगेन मच बिफोर mRNA इज फुली ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है। अधिकांश समय ऐसा होता है कि अभी mRNA पूरी तरह से ट्रांसक्राइब नहीं हुआ है, उससे पहले ट्रांसलेशन जो है स्टार्ट हो सकता है। अधिकांश समय अभी mRNA जो है पूरी तरह से ट्रांसक्राइब नहीं हुआ है, उससे पहले ही आप देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वह स्टार्ट हो जाता है। तो बैक्टीरिया में mRNA जो है उसमें प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है एक ही चेम्बर में होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में सेपरेशन नहीं होता है साइटोसॉल और न्यूक्लियस के बीच में, साइटोसॉल और न्यूक्लियस के बीच में। कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन जो है
mRNA के पूर्ण होने से, अभी mRNA पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, ट्रांसक्राइब नहीं हुआ है, उससे पहले ही ट्रांसलेशन प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। कंसिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। ठीक है। तो जिसके परिणाम स्वरूप जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बैक्टीरिया में साथ साथ जो है संपन्न हो सकता है। बैक्टीरिया में कंसिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो हैं साथ साथ समाप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया में आपने देखा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया में कि बैक्टीरिया में इनिशिएशन के समय एक एंजाइम यूज होता है जिसे आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। यह एंजाइम प्रोमोटर के साथ जुड़ता है और साथ में एक फैक्टर जुड़ता है जिसे सिग्मा फैक्टर कहते हैं, और यहाँ से जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, mRNA बनना स्टार्ट हो जाता है और इलांगेशन होता रहता है, बनता रहता है। लास्ट में आप देख रहे हैं एक फैक्टर आता है रो फैक्टर, जो आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है, जिससे टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है। टर्मिनेशन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और मैच्योर जो आरएनए है वो अलग हो जाता है, और इस बने हुए आरएनए में किसी भी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अब आते हैं यूकैरियोट में क्या होता है। तो यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वह थोड़ी सी जटिल होती है। इन यूकैरियोट देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी। यूकैरियोट्स में 2 अतिरिक्त जो है जटिलताएं उत्पन्न होती है। इन यूकैरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़। ये 2 जटिलताएं क्या हैं देखते हैं। नंबर 1, देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स में कम से कम 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोकैरियोट्स में आपने देखा कि एक ही तरह का पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, जो सब काम कर रहा है। लेकिन यूकैरियोट में कम से कम जो है 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज हैं। ठीक है। इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन ऑर्गेनेल। इसके अलावा ऑर्गेनेल्स में भी कुछ आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। ठीक है। तो देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस में कम से कम आप देख रहे हैं 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। ठीक। इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेजेस फाउंड इन द ऑर्गेनेल। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है ऑर्गेनेल्स में मिलने वाले पॉलीमरेज के अलावा जो ऑर्गेनेल होते हैं उनमें भी पॉलीमरेज तो पाए जाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। उनको छोड़कर कम से कम 3 तरह के आरएनए जो हैं न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेब्योर। और उनमें भी क्लियर कट डिवीजन होता है, कौन सा वर्क करेगा उनमें वर्क का विभाजन होता है, कार्यों में स्पष्ट विभाजन होता है। देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेब्योर। ठीक। द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ट्रांसक्राइब आरएनएस, वह आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है, ट्रांसक्राइब आरएनए, वेयर एज द आरएनए पॉलीमरेज थर्ड is responsible for transcription of tRNA and tRNA, 5 srRNA and snRNA. Okay. 5 snRNA. The RNA polymerase second transcribe precursor of mRNA. Okay. The heterogeneous nuclear RNA, hnRNA. तो आप देख रहे हैं कि यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज हैं और तीनों में डिवीजन ऑफ लेब्योर हैं। तीनों का अपना अपना अलग अलग काम है। ठीक। तो पहला जो आरएनए है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यह आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है। और आरएनए के कौन कौन से पार्ट होंगे
उसमें है आपका 20S, 28S, 18S और 5.8S। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वह RNA जिसमें 28S, 18S एंड 5.8S को ट्रांसक्राइब करता है, ठीक है, ट्रांसक्राइब करता है। जबकि वेयर एज द RNA पॉलीमरेज थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5SR RNA एंड SNRNA। तो RNA पॉलीमरेज थर्ड जो है, RNA पॉलीमरेज थर्ड जो है वह जिम्मेदार है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, किसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए, tRNA के लिए और 5SR RNA के लिए और SNRNA के लिए। SNRNA मीन्स स्मॉल न्यूक्लियर RNAs, SNRNA मीन्स स्मॉल न्यूक्लियर RNA, ठीक, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। द RNA पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ mRNA। जो RNA पॉलीमरेज सेकेंड है वह mRNA के प्रिकर्सर को ट्रांसक्राइब करता है, ठीक है। द हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, HNRNA, द हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, HNRNA जिसे कहा जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि न्यूक्लियस में कम से कम 3 प्रकार के RNA पॉलीमरेज मिलते हैं, ठीक है, और इनमें स्पष्ट रूप से कार्य का विभाजन होता है। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वह राइबोसोमल RNA को ट्रांसक्राइब करता है, जबकि RNA पॉलीमरेज थर्ड जो है वह tRNA, 5SR RNA और SNRNA के ट्रांसक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार होता है। RNA पॉलीमरेज सेकेंड जो है वह mRNA के, ठीक है, जो पूर्ववर्ती रूप है SNRNA, इसको अनुलेखित करता है। RNA पॉलीमरेज सेकेंड जो है वह mRNA के प्रिकर्सर को, द RNA पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर्स ऑफ mRNA के प्रिकर्सर को, ठीक है, जो mRNA का पूर्ववर्ती रूप है, mRNA का प्रिकर्सर जो है पूर्ववर्ती रूप है, ठीक है, और mRNA के पूर्ववर्ती रूप को क्या कहते हैं, HNRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, इसको ट्रांसक्राइब करने का काम होता है RNA पॉलीमरेज सेकेंड का। तो RNA पॉलीमरेज सेकेंड जो है वह प्रिकर्सर ऑफ mRNA के पूर्ववर्ती रूप को अर्थात HNRNA को ट्रांसक्राइब करता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA को ट्रांसक्राइब करता है। यह पहली समस्या है। दूसरी जो समस्या है, द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट, जो दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी है, द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ द एक्सॉन एंड इंट्रॉन एंड आर नॉन फंक्शनल, ठीक है। तो दूसरी जो समस्या है कि जो ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्ट तैयार होंगे उनमें एक्सॉन और इंट्रॉन, ठीक है, दोनों होंगे, एंड आर नॉन फंक्शनल, और साथ साथ में यह नॉन फंक्शनल होंगे, ठीक है। द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यूकैरियोट्स में तैयार होंगे, कंटेन बोथ द एक्सॉन एंड इंट्रॉन, ठीक है, उनमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होंगे, ठीक है। जो HNRNA तैयार होगा उनमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होंगे, एंड आर नॉन फंक्शनल, और वो कैसे होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे, ठीक है। हैंस इट इज़ सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रोसेस होगी जिसे स्प्लाइसिंग कहेंगे, एक प्रोसेस होगी जिसको स्प्लाइसिंग कहेंगे, जिसमें एक पार्ट को निकाल दिया जाएगा, जिस पे कोड नहीं होगा उसको अलग कर दिया जाएगा, और जिनमें कोड होगा उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इंट्रॉन को जो है, जिनमें कोड नहीं होता है, उनको निकाल दिया जाता है और एक्सॉन को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। संबंधन, समान जो हैं उनको आपस में बांध दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। किसको जोड़ दिया जाता है, तो एक्सॉन को, और इंट्रॉन को अलग किया जाता है। प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। तो हैंस इट इज़ सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग, ठीक है।
तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं, वेयर द इंट्रॉन आर रिमूव्ड, जहाँ पे इंट्रॉन्स को अलग कर दिया जाएगा, एंड एक्जान आर ज्वाइंटेड, और एक्जान को आपस में जोड़ दिया जाएगा, इन ए डिफाइंड आर्डर, एक निश्चित क्रम में। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस है जिसमें वेयर द इंट्रॉन आर रिमूव्ड, इंट्रॉन को अलग कर दिया जाता है, एंड एक्जान आर ज्वाइन इन ए डिफाइंड आर्डर, और एक्जान को एक क्रम में, एक डिफाइंड आर्डर में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, HNRNA अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग। ठीक है, यह जो HNRNA तैयार हो रहा है, HNRNA अभी आपने देखा था कि RNA पॉलीमरेज सेकेंड जो है वह HNRNA को तैयार करता है। ठीक है, HNRNA को तैयार होने में, ट्रांसक्राइब करने में RNA पॉलीमरेज सेकेंड की भूमिका होती है, और यह HNRNA क्या होता है, mRNA का प्रिकर्सर होता है, mRNA का पूर्ववर्ती रूप होता है, और जिसका फुल फॉर्म है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। ठीक है, तो आपने देखा कि जो HNRNA तैयार हुआ है, HNRNA अंडरगो एडिशनल प्रोसेसिंग। अब इसमें एक एडिशनल प्रोसेसिंग होगी कॉल्ड एज कैपिंग एंड टेलिंग, जिसको हम कैपिंग और टेलिंग कहेंगे। तो सबसे पहले स्प्लाइसिंग हुआ है। ठीक है, HNRNA जो तैयार हो रहा है उसमें स्प्लाइसिंग हुआ है। स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को निकाल दिया गया है और एक्सॉन्स को एक निश्चित पैटर्न में जोड़ दिया गया है। ठीक, इसके बाद जो HNRNA है उनमें एक एडिशनल प्रोसेसिंग होगी जिसे कैपिंग और टेलिंग कहेंगे। ठीक है, एक तरफ से कैप लगाया जाएगा, कैपिंग एक साइड से, और दूसरे साइड जो दूसरा साइड होगा वहाँ पे टेलिंग की जाएगी। ठीक है, उधर से भी पैक किया जाएगा, इधर से भी पैक किया जाएगा, ताकि कोई एक्स्ट्रा जो है मटेरियल जुड़ ना पाए। कैपिंग में क्या होगा, इन कैपिंग एंड अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, कैपिंग में एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स है जिसका नाम है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5' ऑफ HNRNA। ठीक है, 5' जो होगा HNRNA का, वहाँ पर ऐड किया जाएगा एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को, जिसे कहेंगे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो देखें ध्यान से, तो इसमें आप देखें कैपिंग प्रोसेस में एक अनयूजुअल, ठीक है, जोड़ा जा रहा है 5' पर मिथाइल, 5' पर यहाँ पर जोड़ा जा रहा है मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को। यह है आपका मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कहाँ जोड़ा रहा है, 5' पर जोड़ा जा रहा है। कैपिंग प्रोसेस हो रही है, कैपिंग। ठीक है, तो कैपिंग के रूप में यहाँ पे मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को HNRNA के 5 किनारों पर जोड़ा जा रहा है। ठीक है, स्प्लाइसिंग में आपने देखा कि जो इंट्रॉन्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, स्प्लाइसिंग में आप देखें यहाँ पे RNA की स्प्लाइसिंग हो रही है। इंट्रॉन्स को जो है यहाँ पे जो भी इंट्रॉन्स के पार्ट हैं उनको अलग कर दिया जा रहा है, बाकी एक्सॉन्स वाले पार्ट को ऐड कर दिया जा रहा है, आपस में जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, कैपिंग में आपने देखा कि कैपिंग में मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को, ठीक है, एक साइड से कैप कर दिया जा रहा है, और जब जो तैयार होगा mRNA, जब अलग होगा DNA से, तो 3 पॉइंट पे जो होगा वहाँ पे पॉली एडिनाइलेशन होगा। टेलिंग प्रोसेस जिसको कहेंगे, 3 पॉइंट पर पॉली एडिनाइलेशन होगा। इसमें क्या होगा, देखें ध्यान से। तो कैपिंग आपने देखा कि कैपिंग प्रोसेस में इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5' ऑफ HNRNA। टेलिंग में इन टेलिंग एडिनिलेट रेसिड्यू, टेलिंग में एडिनिलेट रेसिड्यू है जो कि 200 से 300 आर एडेड। ठीक है, एडिनिलेट रेसिड्यू को, जो कि नंबर में कितने होंगे, 200 to 300, इनको ऐड किया जाएगा 3' पे। एडेड एट 3' इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ठीक है, 3' पर टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर के रूप में
यहाँ पर 200 से 300 बेस पेयर का पार्ट होगा, एनिलेट रेसिड्यू, इनको जो है जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो टेलिंग में एडेनिन समूह जो कि 200 से 300 पार्ट हैं, यह जो कि फ्री रूप में है वह टेम्पलेट के 3 किनारे पर जुड़ जाता है। ठीक है, टेलिंग प्रोसेस में एडिनलेट रेसिड्यू 200 to 300 आर एडेड एट 3 end इन द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ठीक है, टेम्पलेट के पर इंडिपेंडेंट मैनर के रूप में 3 end पर, ठीक है, एनिलेट को जोड़ दिया जाता है, जो कि 200 से लेके 300 होते हैं। तो टेलिंग प्रोसेस हो जाएगी। इट इज़ द फुली प्रोसीड HNRNA नाउ कॉल्ड mRNA। ठीक है, जब कैपिंग टेलिंग दोनों प्रोसेस कंप्लीट होगा तो जो फुली प्रोसीस्ड HNRNA है, इसको अब हम mRNA कहेंगे। दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम ट्रांसलेशन। अब यह न्यूक्लियस से बाहर आएगा, दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अब इसे न्यूक्लियस से बाहर भेजा जाएगा ट्रांसलेशन के प्रोसेस को करने के लिए। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जो HNRNA तैयार हुआ है उसमें जो है एक तरफ से कैपिंग की प्रोसेस हुई है और एक तरफ से टेलिंग की प्रोसेस हुई है, और इट इज़ अ फुली प्रोसेस्ड HNRNA नाउ कॉल्ड mRNA। और यह फुली प्रोसेस्ड HNRNA को हम mRNA कहेंगे। दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। अब इसे जो है न्यूक्लियस से बाहर भेजा जाएगा ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, फिगर को समझते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो इसमें आप देखें ध्यान से, सबसे पहले आप देख रहे हैं यह आपका DNA हेलिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका RNA पॉलीमरेज है जो प्रमोटर के साथ जुड़ के सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ के स्टार्ट किया है। और इसमें जो आपका RNA तैयार हो रहा है, इसमें 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है आपका इंट्रॉन और एक पार्ट है एक्सॉन। ठीक है, तो जो RNA बन के बाहर निकल रहा है, अभी बन ही रहा है, तो इसमें आप एक सिरे पर देख रहे हैं कैपिंग प्रोसेस हो रही है। एक सिरे पर कैपिंग की प्रोसेस हो रही है, जिसमें मेथिल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट को 5 end पर जोड़ा जा रहा है। मेथिल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट को 5 end पर जोड़ा जा रहा है। ठीक है, फिर RNA स्प्लाइसिंग की प्रोसेस हो रही है, जिसमें इंट्रोन को अलग किया जा रहा है। RNA स्प्लाइसिंग प्रोसेस में इंट्रोन को अलग किया जा रहा है और एक निश्चित क्रम में एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जा रहा है। ठीक, ऐसा होने के बाद जो है, ठीक है, टेलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। टेलिंग प्रोसेस हो रही है जो कि 3 end पे होती है। पॉली एडिनलाइजेशन जिसे कहेंगे, पॉली एडिनलेशन, इसमें से 200 से 300 जो है एडेनिन समूह को जो है 3 end पर जोड़ दिया जाता है। ठीक, इतना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद HNRNA जो है अब मैसेंजर RNA बन चुका होता है। HNRNA को अब हम मैसेंजर RNA कहते हैं। अब यह एक फुल प्रोसीड RNA है। ठीक है, तो यह था आपका यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बारे में। सिग्निफिकेंस की बात करें, द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटीज़। ठीक है, जो यह कॉम्प्लेक्सिटी आप देख रहे हैं, जो 2 तरह की कॉम्प्लेक्सिटी आपने देखा यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटीज़ इज़ नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, तो ऊपर जो भी आपने कॉम्प्लेक्सिटी देखा, उसका इम्पॉर्टेंस को अब जो है समझने की आवश्यकता है। उपरोक्त जटिलताओं के महत्व को अब समझने की आवश्यकता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटीज इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। उपरोक्त जटिलताओं, ठीक है, ऊपर जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आपने देखा, इसके इम्पॉर्टेंस को अब समझने की आवश्यकता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द प्रॉबेबली एंड एंशियंट फीचर ऑफ जीनोम। जो स्प्लिट जीन आप देख रहे हैं,
यह एंशियंट फीचर ऑफ जीनोम के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, स्प्लिट जीन जो आप देख रहे हैं, यह व्यवस्था जो है संभवतः जीनोम के एंशियंट रूप को व्यक्त करता है, जीनोम के एंशियंट रूप को व्यक्त करता है। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशियंट फीचर ऑफ द जीनोम। स्प्लिट जीन का जो अरेंजमेंट है वह एंशियंट फीचर ऑफ जीनोम को संभवतः रिप्रेजेंट करता है। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रिमेंसेंट ऑफ एंटिक्विटी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो इंट्रॉन्स की उपस्थिति है, इंट्रॉन्स की उपस्थिति है, यह हमें पुराने समय की याद दिलाता है। इंट्रॉन्स की उपस्थिति जो है हमें पुराने समय की याद दिलाता है। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रिमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। ठीक है, इंट्रॉन्स का उपस्थित होना, इंट्रॉन्स का उपस्थित होना पुराने समय की याद दिलाता है। ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। स्प्लाइसिंग प्रोसेस जो है यह प्रस्तुत करता है आरएनए वर्ल्ड के डोमिनेंस के बारे में। ठीक है, स्प्लाइसिंग की जो प्रोसेस हुई है जिसमें इंट्रॉन्स को अलग किया गया था, एक्सॉन्स को आपस में जोड़ा गया था, यह बता रहा है कि आरएनए वर्ड जो है पहले डोमिनेंस था। ठीक है, तो इंट्रॉन्स की उपस्थिति जो है वह पुराने समय की याद दिलाता है। और जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस है, स्प्लाइसिंग प्रोसेस में आरएनए वर्ड की डोमिनेंस को व्यक्त करता है। स्प्लाइसिंग प्रोसेस जो है वो आरएनए वर्ड के डोमिनेंस को व्यक्त करता है। तो प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। ठीक है, इन रिसेंट टाइम्स, ठीक है, वर्तमान समय में द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस इन द लिविंग सिस्टम हैव एज्यूम मोर इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो आज के समय जो है, आज के समय में लिविंग सिस्टम में आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस को, ठीक है, समझने की अधिक आवश्यकता है। ठीक है, इन रिसेंट टाइम, आज के समय में द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस, आज के समय में आरएनए और आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस को समझने की सजीवों में, लिविंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, एज्यूम मोर इम्पॉर्टेंस। ठीक है, आज जो है यह महसूस किया जा रहा है कि आरएनए और आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस को सजीवों में समझने की बहुत आवश्यकताएं हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, जिसको आपने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में समझा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, और फिर आपने प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, इन दोनों के बारे में आपने समझा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग जीन कोड के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।